हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन 25-26 के लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी में बहुत ही बेसिक चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हम शुरू करेंगे और एक एक चीज़ को बेटा बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे और अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे बेटा। जो चीज़ें मैं यहाँ पे नोट डाउन करता जाऊँगा, मेक श्योर आप उसको नोट डाउन करते जाएँ और चीज़ों को ध्यान से सुनते जाएँ और समझते जाएँ। So chapter number 1 is accounting for partnership, जिसमें हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स की। हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। क्या इससे पहले हमने किसी और टाइप ऑफ बिजनेस की अकाउंटिंग सीखी है? हाँ सर, हम क्लास 11th में ना सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की अकाउंटिंग सीख चुके हैं, जहाँ पर एक सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहा था, एक सिंगल पर्सन सिंगल ओनर था और वो बिजनेस को रन कर रहा था। तो अब हम क्लास 12th में सबसे पहले जो हमारी यूनिट है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, और ये हमारी यूनिट नंबर 1 है। और मैं आपको बता दूं, इस पूरी यूनिट के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं और 36 मार्क्स की पूरी यूनिट की वेटेज है, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, कौन सा लॉ है जो इसको रेगुलेट करता है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं। तो पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए एक्ट है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 का पार्टनरशिप का इंडियन पार्टनरशिप का एक्ट है, और उसमें क्या है कि सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 4 के अंदर प्रॉपर बताया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, एग्जैक्टली पार्टनरशिप हम कहते किसको है। तो लिखते जाएंगे मेरे साथ बिल्कुल। इट इज द relationship among two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। देखो, डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे कि आपसे 2-3 नंबर में डेफिनेशन पूछ ली गई। डेफिनेशन कभी नहीं आएगी, बट डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि एमसीक्यूज में से इसी डेफिनेशन में से कुछ बातें आपसे पूछ ली जाए। ध्यान से सुनना, सेक्शन 4 के अंदर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 4 के अंदर इस पार्टनरशिप का क्या मतलब है। बोला गया इट इज़ द रिलेशनशिप अमंग 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस को कर रहे होते हैं और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस होता है और बिजनेस के साथ साथ एक एग्रीमेंट होता है टू शेयर द प्रॉफिट, और इसके अलावा जो भी चीज़ें फर्म से मिलनी होती हैं या जो भी आपस में टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा लोग कितने हो सकते हैं सर? मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए। पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए सिर्फ 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा था तो उसको हम क्या बोल रहे थे? सोल प्रोप्राइटर। लेकिन अब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस को कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस चलाते हैं और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस करते हैं। और बिजनेस करने का मतलब क्या है? जहाँ पर सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है, देखो, शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस मतलब बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस कैसा? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करने वाला बिजनेस होना चाहिए। मतलब कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर पार्टनरशिप नहीं चल सकती। आगे लिखा है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, सब चलाएं या सबके ब्याह पर कोई एक भी चलाए तो भी पूरी फर्म को रिप्रेजेंट करेगा।
ऐसे बिजनेस को, ऐसी फर्म को हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो कैसा बिजनेस होना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करने वाला होना चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट, दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। क्या सिर्फ प्रॉफिट का ही एग्रीमेंट होगा? क्या और किसी चीज़ का एग्रीमेंट नहीं हो सकता? हर उस चीज़ का एग्रीमेंट कर सकते हो आप, हर उस चीज़ को एग्रीमेंट में लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, जिसकी वजह से फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, क्योंकि जब फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये एग्रीमेंट काम करता है। इस एग्रीमेंट का दूसरा नाम होता है पार्टनरशिप डीड। ये सब चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन समझो। सो डेफिनेशन इज नथिंग, डेफिनेशन में कुछ भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात, एक ऐसा बिजनेस है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करता है, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होता है, मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। इसके अलावा वो ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि या तो सब हो या सबके बिहाफ पर कोई एक भी हो, तब भी वो अपनी एक्टिविटी से पूरी फर्म को बाइंड करेगा। क्लियर है? तो चलो अब इसके फीचर ज़रा नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स? सो ब्रॉडली अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो सर पहला फीचर तो ये निकल के आ रहा है, देयर मस्ट बी बिजनेस, है ना? देयर मस्ट बी बिजनेस। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस कैसा? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करने वाला, प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए। लिखा ना, हु शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस कोई ऐसा नहीं हो सकता जो कि चैरिटी में है, वहाँ पर पार्टनरशिप नहीं चल सकती। ठीक है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो पार्टनरशिप फर्म नहीं चल सकती आपकी। ठीक है, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती, नो डाउट। वो एक एनपीओ हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप फर्म। उस बाद क्या बोला कि टू और मोर पर्सनस, टू और मोर पर्सनस। सर टू और मोर पर्सनस मतलब क्या? सिंपल डेफिनेशन से पता चल रहा है कि सर मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम हो सकते हैं दो। और सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सर मैक्सिमम के बारे में बताओ। तो बेटा मैक्सिमम के बारे में दो चीज़ें याद रखना। मैक्सिमम के बारे में ना कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ। देखो वैसे पार्टनरशिप एक्ट में लिखा होना चाहिए था, नो डाउट, कि मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं जिसके बाद पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती, राइट? बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बट ये जरूर है कि पार्टनरशिप फर्म के बाद जो अगला बिजनेस बन सकता है, इसको कन्वर्ट करके वो क्या बन सकता है? कंपनी। क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन जैसे एक्सीड कर जाएंगे ना, तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस करते ही ना उनको कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा ओनर हो जाएं तो फिर होता क्या है कि 50 से, जैसे वैसे 50 की लिमिट है, मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनीज एक्ट, जो हमारा कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, ये पता है क्या बोलता है कि ना 100 की लिमिट होनी चाहिए। इसका सेक्शन 464 था। सेक्शन 464 में ना एक क्लियर मेंशन है कि यहाँ पे ना अगर 100 लोग हैं तो क्या बना दो? कंपनी बना दो। उसके थोड़े टाइम बाद अगले साल ही ना कंपनीज मिसलीनियस रूल्स आए थे, कंपनीज मिसलीनियस रूल्स। और वो पता है कौन से थे? 2014 के थे। और उसमें इसको अपडेट करके बोला गया कि 50 होने चाहिए। तो जैसे ही 50 पर्सन हो जाए, 50 मेंबर्स हो जाएं, तो ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आप क्या करो? उसको कंपनी में कन्वर्ट कर लो। 51 होते क्या करो? कंपनी बना लो। 50 तक का पार्टनरशिप फर्म चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सी बात है, 2013 और 14 में बाद में कौन सा है? 14। तो हमेशा साइलेंट अजम्पशन ये वाली कंसिडर की जाएगी। दैट इज़ वाई हमेशा हम क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम पार्टनरशिप के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, वो सिर्फ कितने हो सकते हैं? 50। 50 से ऊपर एक्सीड करोगे देन यू हैव टू क्रिएट अ कंपनी। क्लियर है? ओके सर, यहाँ पर ना एक वर्ड और लिखा था, पर्सन। सर हर कोई पार्टनरशिप कर सकता है क्या? इंसान, जानवर, पशु पक्षी, पागल लोग कर सकते हैं क्या? चलो, हु कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप? एवरी नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग। कौन नहीं हो सकता? एक्सेप्ट पहला, अनसाउंड माइंड।
जो पर्सन अनसाउंड है, दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं है, कोई भी गलत डिसीजन ले सकता है, अनसाउंड माइंड है, तो उसको हम पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं ले सकते। इसके अलावा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय, हर वो इंसान जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, मतलब कि आपका क्रिमिनल है, लॉ में उसको क्रिमिनल कंसिडर किया गया है, उसके खिलाफ कुछ रिकॉर्ड्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उसको आप पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं ले सकते, वो पार्टनरशिप फॉर्म इलीगल मानी जाएगी। माइनर, माइनर कौन होता है? बिलो 18 ईयर्स। माइनर को हम पार्टनरशिप फॉर्म में नॉर्मली कंसिडर नहीं करते, बट कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि अब ये लॉ में ये चीज़ इम्प्लीमेंट की गई है, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई केस होगा। कोई फादर थे, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में थे, उनका बच्चा बिलो 18 था, माइनर था, उनकी अचानक से डेथ हो गई, उनको अच्छा खासा बेनिफिट फॉर्म से मिल रहा था, बट वो नहीं है। तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में लॉ ने ये चीज़ सोची, पार्टनरशिप एक्ट में फिर इस चीज़ को अमेंड किया गया कि यार ऐसी सर्कमस्टांसेस भी क्रिएट हो सकती है, तो ऐसे में ना उस फैमिली का भला सोचने के लिए, उस फैमिली के बारे में सोचने के लिए ये बोला गया कि अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो उसको आप पार्टनरशिप फॉर्म में ले लो, ठीक है, लेकिन उसके साथ सिर्फ बेनिफिट्स बांटना, उसके साथ सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बांटना, और सबकी सहमति होनी चाहिए उसमें, जितने भी रिमेनिंग पार्टनर हैं जो कि कंटिन्यू करने चाह रहे हैं उसके साथ, और अगर वो चाहता है कि फॉर्म में रहे ऐसा माइनर पार्टनर, वो आ सकता है फॉर्म में, नो डाउट, बट सबकी सहमति होनी चाहिए। इससे होगा क्या, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा और उसका भी बढ़िया हिसाब किताब रहेगा। तो कुछ चीज़ें जो लॉ में लाई जाती हैं बेटा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ केसेस होते हैं, कुछ नहीं कुछ केसेस के बाद वो चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो माइनर का वही स्टेटस है कि माइनर बिलो 18 है, फॉर्म में है, आ सकता है नो डाउट, लेकिन सबकी सहमति से आ सकता है, और सबकी सहमति से आएगा, और सिर्फ क्या मिलेगा उसको, प्रॉफिट्स मिलेंगे बेटा। गलती से भी उसके साथ लाइबिलिटी नहीं बढ़ सकती, गलती से भी उसके साथ लॉस नहीं बढ़ सकते, उसके साथ सिर्फ क्या बटेंगे, बेनिफिट्स, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी। उसको सिर्फ लॉलीपॉप चुसाएंगे, लॉलीपॉप मिलेगी उसको, उसके लिए कोई दुख कोई परेशानी नहीं रखने वाले, जब तक कि वो क्या नहीं हो जाता, मेजर नहीं हो जाता। लिख लो यहाँ पे, बट ही और शी कैन बी एडमिटेड, but he or she can be admitted in the partnership firm for profit sharing only with the consent of all the remaining partners। सारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी सहमति होनी चाहिए, उनकी रजामंदी होनी चाहिए, उनका सबका थम्स अप होना चाहिए कि आओ जी चिंटू पिंटू, आप माइनर हो कोई बात नहीं, आप आ जाओ फॉर्म में, आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, आपके साथ प्रॉफिटेबिलिटी हम बांटते रहेंगे, आपके साथ कोई लॉस नहीं बांटेंगे, किसी तरह की लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं डालने वाले। क्लियर है? और लॉ जो है प्रोटेक्ट करता है, लॉ प्रोटेक्ट करता है माइनर को, साफ सीधी बात मैं आपको बताऊँ, लॉ जो है ना माइनर को लाइक ए शील्ड प्रोटेक्ट करता है। लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, अगर कोई माइनर मर्डर भी कर दे तो उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है बेटा, उसको डायरेक्ट जेल में नहीं डाला जाता है ना। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि माइनर जिस दिन मेजर होगा, चलो लिख लेते हैं इसको भी, ये सब चीज़ें बेटा इतनी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड और इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट आपके सिलेबस में दे दी हैं तो फिर डेफिनेटली पढ़नी तो पड़ेगी, बाई चांस कहीं एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आ गया तो वो सीबीएसई है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या वो सीबीएसई है, वो कुछ भी कर सकती है। देखो लेट्स से एक माइनर है जिसका नाम है रामू। सर रामू कैसा नाम रख रहे हो आप? रामू नाम तो ऐसा लग रहा है किसी हेल्पर का नाम है। ओके चिंटू, एक चिंटू है 17 साल 11 मंथ्स का हो गया,
17 साल 11 महीने का हो गया, अगले महीने उसका हैप्पी बर्थडे बनने वाला है, वो 18 क्रॉस हो जाएगा, बहुत ही जल्द वो 18 क्रॉस कर लेगा। 18 क्रॉस करते ही उसको 6 महीने का टाइम देंगे, बोलेंगे सोच ले, वांट टू बिकम अ पार्टनर और नॉट, कह रहा है यस, तो आगे से विल बी कंसीडर्ड, will be consider as नॉर्मल पार्टनर, नॉर्मल पार्टनर की तरह कंसिडर किया जाएगा, लॉसेस भी बटेंगे और लाइबिलिटी भी आएगी। अब तक तो लॉलीपॉप खा रहे थे, लेकिन अगर मना कर दिया कैन लीव द फर्म, फर्म को छोड़ सकता है। बट अगर साइलेंट रहा तो मान लेंगे कि पार्टनर बनना चाहता है, ये लॉ में लिखा हुआ है, अगर चुप रह गया तो फिर पार्टनर माना जाएगा। 6 मंथ्स का टाइम है, वांट टू बिकम अ पार्टनर और नॉट, 18 ईयर्स की एज क्रॉस करते ही अगर येस बोलता है तो येस नॉर्मल पार्टनर की तरह कंसिडर किया जाएगा, वो सारी लाइबिलिटीज शेयर होंगी, सारे लॉस शेयर होंगे, प्रॉफिट्स तो बटेंगे ही। नो करता है, डोंट वांट टू बिकम अ पार्टनर, कैन लीव द फर्म, फर्म छोड़ के जा सकता है, बट 18 के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि उसके साथ फिर से प्रॉफिट शेयरिंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। साइलेंट है, चुप रह गया, 6 महीने का टाइम जा चुका है, तो हम उसको साइलेंट को क्या बोलेंगे कि उसने कुछ बताया नहीं, वो ही विल बी अ पार्टनर, तो उसको हम पार्टनर कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं।